नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। ये जो निबंध है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में आपको जब दो चार देता है तो उसमें ये भी बैठा हुआ होता है। तो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बारीकी से आपको तैयार कर लेना है। अभी ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्यों पूछा जा रहा है और इसके पूछने के चांस फिर क्यों हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो सिस्टम है, पूरा सरकार का सिस्टम या भ्रष्टाचार आप देख लें तो काफ़ी हद तक वो बढ़ चुका है। अभी 31 जुलाई को एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ था। तो वहाँ पर जो टीचर्स गए थे दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके के व्यवहार हुआ है। जो बच्चे पेपर देने गए थे एसएससी का, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, उनके साथ कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं। तो वो सब किसी न किसी तरीके से एक भ्रष्टाचार का रूप ही है। तो ये निबंध अगले साल भी पूछा जा सकता है, यानी 2026 में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इसको बिल्कुल बारीकी से तैयार कर लेना है। तो किस तरीके से लिखना है सब कुछ समझिए। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको जो रूपरेखा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रूपरेखा हेडिंग पड़ी हुई है और यहाँ पर कुछ हेडिंग्स और लिखी हुई हैं। इसी को बोलते हैं रूपरेखा। अब रूपरेखा जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको कंपलसरी नहीं है डालना। अगर डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, यानी नहले पर दहला, देहात की भाषा में बोलें तो अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको ये रूपरेखा डालना जरूरी है। अब रूपरेखा होता क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। रूपरेखा में हम जो मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं जो आगे लिखने वाले हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया। अब भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं तो उससे संबंधित जो हेडिंग्स बनाएंगे वो हम शुरुआत में लिख देते हैं। यानी 5-6 हेडिंग हम टोटल बनाते हैं निबंध में। अगर सब हेडिंग करके डालते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। जो मोटी मोटी हेडिंग्स हैं उन्हीं को हम शुरुआत में लिख लेते हैं। उसी को बोलते हैं रूपरेखा। यानी उसके अंग कौन कौन से हैं। जैसे हमारे चेहरे में अंग हैं, वो शरीर में अंग है, हाथ है, मुंह है, पैर है। इस तरीके से एक निबंध के भी अंग होते हैं जिन्हें हम हेडिंग्स बोलते हैं। तो वही हम शुरुआत में लिख देंगे तो उसी को बोलते हैं रूपरेखा। अब रूपरेखा के आपको 2 नंबर मिलते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब रूपरेखा किस तरीके से डालेंगे। जब भी आप निबंध लिखेंगे सब में 2 हेडिंग्स जो कंपलसरी हैं। यानी जो पहली हेडिंग रहेगी वो प्रस्तावना, जो लास्ट वाली हेडिंग रहेगी वो उपसंहार। जैसे इसमें लिखा है प्रस्तावना, फिर लास्ट में उपसंहार। बीच में आप जो टॉपिक है उससे बना बना कर लिखेंगे हेडिंग्स। तो भ्रष्टाचार पर है तो भ्रष्टाचार के कारण हो गए, भ्रष्टाचार के प्रकार हो गए, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। तो ये आपकी हो गई रूपरेखा। ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर भ्रष्टाचार के कारण क्यों हो रहा है ये सब इसमें हम बताएंगे। फिर भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है, यानी किस किस प्रकार से हो रहा है वो बताएंगे। फिर इसके दुष्प्रभाव यानी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसको रोकने के उपाय बता देंगे। फिर उपसंहार यानी अपनी तरफ से हम कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह देंगे, इसे बोलते हैं उपसंहार। अब चलिए हम एक एक हेडिंग्स को बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है। भ्रष्टाचार भारत की एक बड़ी समस्या है जो देश की प्रगति में बाधा बन रही है। भ्रष्टाचार क्या है, भारत की एक बड़ी समस्या है और जो दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है, जो देश की प्रगति में बाधा बन रही है। इससे सरकारी कामों में रुकावट आती है और गरीब वर्ग को उनके हक का लाभ नहीं मिल पाता। गरीब जो वर्ग है उनको उनके हक का लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप कोई काम कराने जाते हैं, चाहे सरकारी जगह पे जाएं या गवर्नमेंट जगह, वो प्राइवेट जगह पे जाएं, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक रूप होता है भ्रष्टाचार का। आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो बोलेगा इतने रुपए लाओ तो मैं आपका काम कर दूंगा, नहीं तो वो काम ही नहीं करता है। दौड़ाता है 2-4 दिन, बोलेगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर जब पैसे दोगे तो तुरंत कर देता है। ये भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों का सरकार और व्यवस्था से विश्वास कम हो रहा है। भ्रष्टाचार आजकल इतना बढ़ रहा है कि लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है कि अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसे रोकने के लिए सख्त कानून, जागरूकता और नैतिक शिक्षा की जरूरत है ताकि देश में एक स्वच्छ और ईमानदार समाज का निर्माण हो सके। तो ये हमने लिखा प्रस्तावना में। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ एज इट इज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लेना, अपने आप से रिपीट करते रहना, 1-2 बार याद करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम प्रस्तावना कंप्लीट करेंगे उसके बाद हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के कारण। आपको ब्लैक पेन से ही डालना है, हेडिंग ब्लैक पेन से, और बीच में जो लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखना है। भ्रष्टाचार के कारण में हम लिखेंगे भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों की कमी।
अब ये सबसे मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों की कमी। जब लोग पद या पैसे के लालच में सही गलत का अंतर भूल जाते हैं तो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे बड़ा पद मिल गया तो बड़ी रकम भी मिलती है, जब आप कोई बड़ा काम कराने जाते हैं तो बड़ी रकम भी लगती है। तो उस तरीके से बड़ा काम बड़े पद वाले को मिलता है, और बड़े पद पर जब जाता है तो उसको लगता है मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ऐंठ सकता हूँ। तब वो लालच की ओर बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। कमजोर कानून और सख्त सजा का अभाव भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यानी कमजोर कानून, ऐसे लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा कानून इतना नहीं है। गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, मैं रियली बता रहा हूँ। प्राइवेट में ये है कि हाँ महंगाई तो ज़्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के कम कारण है। लेकिन गवर्नमेंट में तो आप दौड़ाते भी रहेंगे, ऊपर से काम भी सही से नहीं होगा, ऊपर से पैसे भी ऐंठ लेंगे। तो गवर्नमेंट में ये सब लोचा होता रहता है। बीच में बिचौलिया खाता है, ऊपर से सीनियर खाता है, फिर जूनियर खाता है, फिर उससे बड़ा पदाधिकारी खाता है, मंत्री खाता है, विधायक खाता है, ये सब पैसा खाते ही रहते हैं। तो अगर सख्त कानून नहीं होगा तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इन पर भी कानून ऐसा बनना चाहिए कि अगर ये भी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला अधिकारी जो हो वो ऐसा कदम ना उठाए। उसको सोच के डराना चाहिए कि यार भ्रष्टाचार करेंगे, अगर थोड़ा सा भी गलती पकड़ी गई तो मेरे साथ भी वही होगा जो पिछले जो पदाधिकारी थे उनके साथ हुआ है। इसके अलावा अधिक शक्ति और संसाधनों की लालसा, जैसे जो वो होते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी देख लें हम, तो वो सोचते हैं मेरे पास अधिक साधन हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अब नॉर्मली आप 50,000 की नौकरी करेंगे तो बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, करोड़ों की गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी। तब आप भ्रष्टाचार की ओर खींचेंगे। बड़ा मकान बनाना है, बड़े लोगों के साथ बैठना, बड़ा बड़ा खर्चा करना है, तो उससे आप क्या अंधाधुंध कमाई करने के लिए आपको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, रिश्वत लेंगे। इस तरीके से भी एक ये होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। और इन सब में क्या होना चाहिए, पारदर्शिता की अधिकता होनी चाहिए, और लेकिन इस वक्त क्या है, कमी है। और आर्थिक असमानता भी भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों में शामिल है। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता का मतलब होता है किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो वो बराबर लेवल में आने के चक्कर में भ्रष्टाचार करने लगता है। यानी उसकी कमाई इतनी है, मेरी कमाई इतनी है, तो मैं थोड़ा भ्रष्टाचार कर लेता हूँ, यानी रिश्वत लेकर काम बराबर आ जाऊंगा उसके। तो इस तरीके से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब भ्रष्टाचार के प्रकार में हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। भ्रष्टाचार के प्रकार, सबसे पहले काले पेन से जो हेडिंग लिखेंगे उसके नीचे एक और जो मैं रेड कलर का लिख रखा हूँ, इसको भी आपको काले पेन से ही लिखना है। मैं इसलिए यहाँ पर लिख रखा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। बाकी आपको रेड पेन वगैरह भी नहीं जाना है, ना तो उसका उपयोग करना है, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सबसे पहला जो प्रकार है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार में सरकारी अफसर रिश्वत लेकर काम करते हैं। और ऐसा तो आपने हर जगह देखा होगा कि जब भी आप जाते हैं तो रिश्वत लेते हैं, या जानबूझकर काम में देरी करते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बोलेंगे हाँ कर, हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लेट से काम होता है। जब आपको ज़रूरत होगी तब काम नहीं होगा, फिर जब काम होगा तब आपकी ज़रूरत निकल जाएगी। इससे आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, जब देरी होती है, ज़रूरत पर आपको, मान के चलो आज आपकी तबीयत खराब है, आपको टेबलेट दी जाए 4 दिन बाद, तब तो आपका पता नहीं क्या हो जाएगा, या ठीक भी हो जाएंगे या कुछ और भी हो सकता है। अगर समय पे आपको सहायता नहीं मिलती है तो उस सहायता का भी क्या मतलब निकलेगा। और गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से करती है। वो मना नहीं करती है कि मैं सहायता नहीं करूंगा, लेकिन सहायता उस टाइम में करता है जिस टाइम में उस सहायता का कोई फायदा नहीं होता। तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, अब राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। राजनीतिक भ्रष्टाचार में नेता या अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ कमाते हैं। इसमें चुनाव में धन का गलत इस्तेमाल और अपने प्रभाव का दुरुपयोग शामिल है। जैसे अभी आपने देखा होगा केक की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में। 71,000 करोड़, आपके पास 1 लाख भी रुपया नहीं है, और जो नेता है वो 71,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया है। कोई रिपोर्ट नहीं है उनके पास कि इस काम में इतना पैसा खर्च किया गया है। तो ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अगला है व्यापारिक भ्रष्टाचार। व्यापारिक भ्रष्टाचार में कंपनियां अपने फायदे के लिए कर चोरी, मुनाफेखोरी और गलत तरीके का इस्तेमाल करती हैं।
मुनाफेखोरी के लिए जो कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनी हैं, वो गलत तरीके का प्रोडक्ट भी बनाते हैं, यानी उसमें भी मिलावट कर देती हैं, व्यापार जो करते हैं। और मुनाफाखोरी के तरीके जो होते हैं, कई तरीके हैं जिसमें वो शामिल हो जाते हैं। जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी कम देना, बात बात पे सैलरी काट लेना, इस तरीके से वो मुनाफे में आते हैं। ये भी एक क्या है, भ्रष्टाचार है। इसे हम बोलते हैं व्यापारिक भ्रष्टाचार। आम उपभोक्ता इससे प्रभावित होता है। इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, आम उपभोक्ता प्रभावित होता है। जो वर्कर्स हो गए, जो उसके कस्टमर्स हो गए, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब सामाजिक भ्रष्टाचार क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। सामाजिक भ्रष्टाचार में समाज के लोग झूठ, धोखा और अनुचित तरीकों को अपनाते हैं। समाज में क्या करते हैं, भ्रष्टाचार समाज में इस तरीके से बढ़ता है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको अपनाते हैं। जो नैतिक मूल्यों की कमी को दर्शाता है। नैतिक मूल्य यानी उनके दिमाग की मानसिकता जो है ना, उसमें जो उनके प्रति दायित्व है, उनकी भी कमी दिखाता है। और समाज में असमानता बढ़ाता है। समाज में क्या बढ़ाता है, असमानता बढ़ाता है। तो ये हो गए चार हमारे प्रकार कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब जितना ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। भ्रष्टाचार के कई दुष्प्रभाव हैं जो समाज और देश दोनों पर नकारात्मक असर डालते हैं। भ्रष्टाचार के कई दुष्प्रभाव हैं जो समाज और देश पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे गरीब और वंचित लोगों तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती और उनकी जीवन स्थिति में सुधार भी नहीं हो पाता। आप ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार के कई दुष्प्रभाव हैं जो समाज और देश पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे गरीब और वंचित लोगों तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती और उनकी जीवन स्थिति में बड़ा बदलाव भी नहीं हो पाता, यानी सुधार भी नहीं हो पाता। भ्रष्टाचार से देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। आर्थिक प्रगति यानी जैसे आजकल जीडीपी की बात हो रही, तो ये क्या है, आर्थिक प्रगति यानी पैसों की तंगी आने लगती है, क्योंकि सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल होता है। इसमें भ्रष्टाचार में एक ये भी होता है कि जो अमीर है वो और अमीर बनता जाता है और जो गरीब है वो और गरीब बनता जाता है, क्योंकि अमीर और भ्रष्टाचार ये चूसते रहते हैं गरीब को, और गरीब के पास जो धन होता है वो अपने थोड़ी सी ज़रूरतों के चक्कर में वो धन भी चला जाता है। लोगों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है और समाज में असमानता बढ़ाता है। साथ ही भ्रष्टाचार के कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है और लोग अपने फायदे के लिए अनुचित तरीकों को अपनाने लगते हैं। तो ये हमने लिखा भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव में। अगली हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानूनों का पालन जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिले। शिक्षा और जागरूकता से लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे। पारदर्शिता से सरकारी कामकाज को साफ सुथरा रखा जा सकता है। अगर पारदर्शिता हो सरकारी कामकाज में तो उसे भी हम अच्छा मान सकते हैं, यानी साफ सुथरा मान सकते हैं, जहाँ पर अच्छे से काम हो। लेकिन वहाँ पर सरकारी या प्राइवेट दोनों सेक्टर में देखें तो काम का पता ही नहीं चलता किस तरीके से काम हो रहा है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कितना उसमें खर्चा हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। फिर आपके पास आता है कि आपका इतना पैसा खर्च होगा, उतना पैसा खर्च होगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा जो है अपारदर्शिता, इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर पारदर्शिता हो यानी साफ सुथरा हो, दिखे कि हम मुझे इतना पैसा इसकी जगह पर जाएगा, और इतना पैसा वहाँ जाएगा, तब वो समझ में आता है कि हाँ मेरा पैसा इस वजह से खर्च हो रहा है। लेकिन वो कुछ पता नहीं चलता, बस आपसे 5,000 10,000 ऐंठ लिए जाते हैं। अब वो किसके पास जा रहा है, एक ही जेब में जा रहा है, दो जेब में जा रहा है, वो कुछ पता नहीं। डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रक्रियाओं में सीधे संपर्क की जरूरत कम होती है, जिससे भ्रष्टाचार घटता है। साथ ही नैतिक शिक्षा से लोग ईमानदारी को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अब ये हम लिखेंगे भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय में, उसके साथ हम लिखेंगे उपसंहार। लास्ट में आपको हेडिंग डालनी है उपसंहार, शुरुआत में प्रस्तावना। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार ने देश की प्रगति में बाधाएं पैदा की हैं और समाज में असमानता को बढ़ावा दिया है। इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कानून, जागरूकता और नैतिक शिक्षा की जरूरत है। ये हम किस में लिखेंगे, उपसंहार में। ध्यानपूर्वक समझिए, ये अपनी तरफ से बताया जाता है कि क्या क्या कर सकते हैं। यदि हर नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो एक साफ और निष्पक्ष समाज का निर्माण संभव है। इसी से भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। तो ये था भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय जो हम अपनी तरफ से बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपसंहार। और फिर उसके बाद में
आपको समाप्त कर देना है। ध्यानपूर्वक समझिए, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको शुरुआत में लिखेंगे तो रूपरेखा हो जाएगी। रूपरेखा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको लिखना कंपलसरी है, 10वीं के नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। वहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहां से इस लोगों का एक लोगो चैनल मिलेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं होना चाहते तो मत होइए, लेकिन जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। 1 जुलाई को मैंने 12th इंग्लिश के संपूर्ण पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए डाउनलोड करिए। और अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो डायरेक्टली एक काम करना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन यानी ये जो वीडियो है इसके ही डिस्क्रिप्शन में चल जाना है आपको। वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।